नमस्कार, मैं पूजा यादव और स्वागत है आपका स्वदेश 24x7 पर। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र, जहां हम बात करते हैं शिक्षा से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर और उस पर चर्चा। और आज इस चर्चा में हमारे साथ ग्वालियर जिले के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकरण सिंह भदौरिया जी शामिल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैडम धन्यवाद आपको। जी। सर, जैसे कि स्कूल एजुकेशन जो होती है उसको बच्चों की नींव कहा जाता है आगे भविष्य के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो फाउंडेशन एजुकेशन होती है, जो कि नर्सरी से बच्चा आता है या प्ले नर्सरी में आता है, उसमें और जो हायर एजुकेशन बच्चे की होती है उसमें फ़र्क क्या है, और ये दोनों आपस में क्या क्या इम्पोर्टेंस इनकी एक बच्चे की लाइफ में रहती है? मैडम, एजुकेशन का जहाँ प्रश्न आता है तो बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार, और परिवार में सबसे पाठशाला माँ होती है। उसके दिल और दिमाग में जो परिवार की एनवायरनमेंट, परिवार का वातावरण, माँ का प्रभाव, माँ के शब्द, माँ के विचार, माँ की वाणी पूरे जीवन काल में उसको प्रभावित करता है। 3 वर्ष के बाद वो स्कूल जाता है। जी। उसको प्री प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। जी। और पूर्व जो विद्यालय है, वो मध्य प्रदेश की शिक्षा बहुत पुअर है। जी। बहुत पुअर है, बहुत नाजुक है। जी। और शासन नई शिक्षा नीति की घोषणा करने के बाद उसको बिंदुवार पालन कराने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके क्या कारण है, ये सर्च करने का विषय है। जी। तो मेरा मानना यह है कि यदि जीवन में शिक्षा व्यक्ति के है, उसके जीवन में समाहित है, तो जीवन की बहुत सारी समस्या समाधान व्यक्ति अपने आप कर लेता है। शिक्षा व्यक्ति जी। को जी, लेकिन सर हमने देखा है कि एक ओवर द के पीरियड ऑफ अंदर है टाइम। जी सर, लेकिन विनाश झूठे। जी, लेकिन सर हमने देखा है कि एक समय के साथ जो समय में बदलाव आया है, खास करके कोरोना के बाद एजुकेशन डिजिटल पे ज़्यादा ट्रांसफ़र हो चुकी है। पहले जहां स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड आए थे, लेकिन उसके बाद कोविड के आने के बाद अब एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड ज़्यादा आ चुका है। उस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैडम, डिजिटल क्लास प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक बच्चों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, भविष्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश का, ग्रामीण का, शहर का, वो बहुत पुअर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, संसाधनों की प्रॉब्लम है। जो संपन्न परिवार के बच्चे हैं उन तक भी, उन बच्चों के लिए भी ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों? बच्चे को नहीं मालूम कि डिजिटल में वो गलत साइड में चले जाते हैं। जो व्यवहारिक रूप से, फिजिकल रूप से, हेल्थ के रूप में जो क्लास लगेगी उसका जीवन में बहुत प्रभाव है। क्योंकि एक गांव बच्चा बच्चे से सीखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे टीचर से नहीं सीख पाते, वो अपने क्लासमेट से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। और एक गांव की कहावत है, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। एक बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा इम्प्रेस होता है और अपने आप को मेंटेन करता है। इसलिए मैं 12th पास होने वाले बच्चों के बाद, जिनकी जो मैच्योर हो जाते हैं, लगभग एडल्ट हो जाते हैं, उन बच्चों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, उनका IQ लेवल बढ़ जाता है, उन बच्चों के लिए डिजिटल क्लास तो यूटिलाइज है। प्राइमरी, मिडिल एजुकेशन के लिए हानिकारक है। जी, लेकिन सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी और टीचिंग के तरीके में भी एक बदलाव देखने को मिला है। पहले के टाइम में जहां टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाती थी और एक स्ट्रिक्ट माहौल क्लास और स्कूल्स में बना रहता था, अब कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्टनेस बहुत कम हो गई है। पहले जो है काफ़ी टीचर स्ट्रिक्ट रहती थी, काफ़ी कठोर रहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो डांटने की भी प्रक्रिया है वो भी क्लासरूम्स में बंद कर दी गई है। टीचर बच्चों को डांट भी नहीं सकते। तो इन सब में ये जो टीचिंग में चेंज आया है, इन सब पे एज अ टीचर आपका क्या कुछ कहना है सर? जी मैडम,
भारतीय समाज का, परिवार का ताना बाना चेंज हो गया है, बदल गया है। पहले संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे, दादी अम्मा, बाबा, चाचा, चाची, भाभी, वो बच्चों को गाइड करते थे। कोई डांटता था, कोई मारता था, कोई फटकारता था, कोई प्यार करता था। अब सभी के पास एक एक दो दो बच्चे हैं और एकल परिवार प्रणाली है। तो मानसिक रूप से जब बच्चा परिपक्व नहीं होता है, इसी परिपक्व नहीं होता तो वो डिप्रेशन पे चला जाता है। कई बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, कई बच्चों के साथ और तमाम घटनाएं घट जाती हैं। इन्हीं तारतम्य को लेकर के सरकार ने एक कानून बना दिया है कि स्कूल एजुकेशन में पनिशमेंट का स्थान 0 कर दिया है। 0 पनिशमेंट बच्चे। लेकिन तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि रहीमन राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम समुद्र से तपस साधना कर रहे थे, उनसे अनुरोध कर रहे थे कि हमको जाने का रास्ता दे दो, लेकिन जब उन्होंने ताड़ना दिखाई तब तो समुद्र ने रास्ता दिखाया और उनसे माफी मांगी। तो ये बच्चे हैं, इनको डांटना फटकारना तो पड़ेगा। और एक माली की तरह, जैसे माली किसी बागीचे को तैयार करता है तो उसकी गुड़ाई, उसकी खाद, उसका पानी, उसकी कटाई, उसकी छटाई होती है, तब एक अच्छा बगीचा तैयार होता है। बच्चे प्रकृति की देन है, बच्चे प्राकृतिक हैं, बच्चे प्रकृति का अंश है। इसलिए इनको भी सभी कुछ चाहिए, डांटना भी, मारना भी, पोषण भी, खिलाना भी, खेलना भी, रोना भी, हंसना भी, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा होता था तो पहले सुसाइड करने का ग्राफ बहुत 0 था। बच्चे आत्महत्या नहीं करते थे। आत्महत्या का करने का ग्राफ बढ़ गया है। केवल संयुक्त परिवार टूटे हैं और बच्चा मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला जाता है और उसको वो माहौल नहीं मिला है, उसको वो वेदना नहीं मिली है, उसको वो खुशी नहीं मिली है, उसको वो वातावरण नहीं मिला है। इसलिए अब तो राम भरोसे सब कुछ चल रहा है, आप ये मान के चलिए। जी सर, अगर स्कूल एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो स्कूल एजुकेशन में एक एग्ज़ाम फैक्टर बहुत ज़रूरी है और यकीनन बच्चे काफ़ी प्रिपरेशन भी करते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं और एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ एग्ज़ाम है भी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पहले के समय में और आज के समय में ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें कितना कुछ बदलाव आया है और पहले के जो एग्ज़ाम होते थे, अब के जो एग्ज़ाम है, इनमें क्या कुछ फ़र्क है? मैडम, बहुत कुछ चेंज हो गया है और बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर हम 21वीं सदी भारत की ओर ले जाना चाहते हैं तो शिक्षा में समय समय पर इस तरह के बदलाव होना चाहिए और शिक्षा का जो परीक्षा का सरलीकरण किया गया है और ये सरलीकरण शिक्षा को मजबूत करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हर तरह का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव हैं, रिटन में हैं, ओरल हैं और ये शिक्षा के प्रति बच्चों का आकर्षण पैदा करने के लिए तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं और इनका स्वागत किया जाना चाहिए। जी सर, एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड और सेंटर बोर्ड, यानी कि चाहे वो एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उनकी अक्सर आईसीसी है या सीबीएसई से कंपेयर होता है। क्या फ़र्क है सेंटर और स्टेट बोर्ड में और क्या कुछ जो है डिफरेंसेस है? मैडम, वास्तविक बात बताएं, अगर जी सरकार तक ये बात पहुंचे तो शिक्षा की जो नई शिक्षा नीति है उसको मजबूत करके पूरे भारत में लागू कर दी जाए और एक बोर्ड एक सिलेबस बना दिया जाए। अभी हर बोर्ड में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और उस व्यवस्था में करप्शन बहुत है। एक किताब, एक ड्रेस, एक सिस्टम, एक सिलेबस की व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी, भ्रष्टाचार फलता फूलता रहेगा। और अगर एक बोर्ड हो जाए, एक सिलेबस हो जाए, एक किताब हो जाए, तो ये भ्रष्टाचार में 99% करप्शन खत्म हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा और स्कूल इच्छा आ जाएगी। इसमें उद्योगपति आ गए हैं। स्कूल एजुकेशन में अब प्रोफेशनल नहीं है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल हो गया है, व्यावसायिक हो गया है। एजुकेशन का इसमें व्यवसाय खड़ा हो रहा है और उस व्यवसाय के आ जाने से
जो दबे कुचले निचले स्तर के लोग थे, उनकी शिक्षा भी प्रभावित हुई है। अब तो हर फैमिली इकोनॉमी से मजबूत लोगों को इसमें प्रायोरिटी दी जा रही है। मिडिल फैमिली से नीचे वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, और वो तो प्राकृतिक है, बौद्धिक क्षमता है, प्रकृति मजबूत करती है। वो पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरा मेरा आग्रह और मेरा सुझाव ये है कि सरकार, बोर्ड तो सारे एक हैं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। हर प्रदेश का एक एक शिक्षा बोर्ड है, एक एक मान्यता बोर्ड है। मान्यता देने में बहुत भ्रष्टाचार है, परीक्षा कराने में बहुत भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाते हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। इनके लिए ऐसी प्रणाली बनाई चाहिए जैसे न्यायिक प्रणाली बन गई है, इसी तरह परीक्षा की भी एक ऐसी प्रणाली बन जाए जिसमें परीक्षा का पेपर नहीं आउट हो, समय से पेपर हो, समय से रिजल्ट आए, और सारे बोर्डों को समाहित करके एक बोर्ड बना दिया जाए और उस बोर्ड को स्टेट वाइज स्टेट डिवाइड कर दिया जाए, तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना है। जी सर, यानी कि जो ज़रूरी है वो शिक्षा है, और अगर वो एक बोर्ड हो तो उससे भी मिल सकती है, बल्कि सबको बड़ी आसानी से और गुण वाली शिक्षा मिल सकती है। सर, अगर एमपी की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस के लिए लगाया गया है। इस पे आपका क्या कुछ कहना है, और क्या आप इस फैसले को समर्थन करते हैं? मैडम, इसमें सख्ती के लिए कार्यक्रम लगाया गया है, लेकिन अमली जामा तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ग्रामीण अंचल पे, सुदूर अंचल पे टीचर्स कहाँ पहुंच पा रहा। ये तो सब फॉर्मेलिटीज हैं, हो रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये कदम तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग है। उपस्थिति टीचर की 100% हो जाएगी, लेकिन अमली जामा 100% फॉलो नहीं हो रहा है। जी, लेकिन सर वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? वो कौन सी कमियां हैं जिन पे या तो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही, या फिर वो एजुकेशन सिस्टम में वो कमियां आ रही है जिससे कि ये लाभकारी है लेकिन लाभ दे नहीं पा रहा? मैडम, जो विभाग है वो प्रॉपर सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना। विभाग जी में जो पोस्टिंग होती है अधिकारियों को लेन देन से होती हैं। अधिकारी नियमित उसकी वॉलंटियरिंग नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी जवाबदारी है वो जवाबदारी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर जवाबदार व्यक्ति को जवाबदारी सौंप दी जाए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। जी सर, आखिर में मैं आपसे सवाल रहेगा कि सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, कौन से सब्जेक्ट एक छात्र के लिए जो है वो ज़रूरी है? क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन रहती है 5th या 6th तक, वहाँ तक हर सब्जेक्ट बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन आगे चल के बच्चे को किन चीज़ों पे अपने फैसले, अपने सब्जेक्ट के लिए फ़ैसला लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें चुनने चाहिए, और किस सब्जेक्ट से क्या कुछ लाभ है जो छात्रों को मिल सकता है? मैडम, जितने सब्जेक्ट हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। जी इसमें ज़रूरत है लाइफ स्किल एजुकेशन जोड़ने की। अगर लाइफ स्किल एजुकेशन जोड़ दी जाए, हमारे प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बच्चों में लाइफ स्किल एजुकेशन 0 है, और जी ये लाइफ स्किल अगर जुड़ जाती है तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, उसको रोजगार की तरफ बढ़ने की समझ पैदा होगी। वो अपने विवेक से किस लाइन पे जाना चाहता है उसके लिए अपने आप को उपयुक्त पाएगा। आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स बहुत अच्छा है, बायोलॉजी बहुत अच्छा है, मैथ बहुत, सभी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। केवल जिस तरह दूध में मक्खन छिपा हुआ है, उसी तरह इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। केवल करने की, परिश्रम करने की, खोजने की जरूरत है। किसी सब्जेक्ट को हम कमजोर, किसी सब्जेक्ट को हम वीक नहीं कह सकते। सभी सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण। जी सर, सब्जेक्ट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि 10th तक तो क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स की बात आती है तो इन तीनों में जो है एक जंग सी देखी जाती है। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज़ को जो है वो कमज़ोर बच्चों के लिए माना जाता है, तो इन सब पे आपका क्या कुछ कहना है? मैडम, कमजोर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वातावरण का प्रभाव है। उसको जी जिस तरह से वातावरण नहीं मिला है, उसकी बच्चे की काउंसलिंग नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा बच्चा हिंदी में डिबेट करता है, वो अच्छा पत्रकार बन सकता है। जी बहुत अच्छा हिंदी में, वो बच्चा हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा डिबेटर बन सकता है। साइंस का बच्चा वैज्ञानिक बनता है, जी गणित के बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कॉमर्स के बच्चे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हैं। तो किसी सब्जेक्ट को अपन ये मोबिलाइजेशन करें कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। हर, जैसे प्रकृति है, हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग है।
उसी तरह हर सब्जेक्ट की प्रकृति अलग अलग है, किस प्रकृति से कौन जुड़ना चाहता है, उसके जीवन में कौन सा स्किल डेवलप होगा, वो उसके लिए उपयोगी होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24/7 के साथ।